हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश का इतिहास भी भारत के इतिहास की तरह बटा हुआ है 3 भागों में: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में केवल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्यकाल उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। देन उसके बाद आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास भी पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोकस करेंगे प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि ये जो आपको आज के वीडियो लेक्चर में जो कवर कराया जाएगा वो आपका यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, एआरओ और यूपी लोअर पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई और कांस्टेबल, यूपी टेट और यूपी लेखपाल, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में उन सभी टॉपिकों पर चर्चा की जाएगी जो कि यूपी से रिलेटेड हैं, जो इतिहास में हमारे आते हैं और यूपी से रिलेटेड हैं, जो कि आपका यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसे क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे ये। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी अभी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहां से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। इतना तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन काल से ही बेहद महत्व रहा है हमारे इतिहास के अंदर। यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, इसका प्राचीन काल से ही भारत के अंदर, हमारे इतिहास के अंदर बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। क्योंकि हमें ये भी पता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा और यमुना के मैदानी भाग पर स्थित है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो गंगा और यमुना नदी के मैदानी भाग पर स्थित है। ठीक है, और आपको उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये यहाँ पे देख लीजिए कि प्राचीन नाम, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन नाम था, एंशिएंट नेम ऑफ उत्तर प्रदेश था मध्य देश। यानी कि प्राचीन नाम था उत्तर प्रदेश का मध्य देश के नाम से पहले उत्तर प्रदेश को जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उससे आगे देखिए कि ईसा मसीह के 600 साल पहले, यानी कि 600 बीसी पहले, हमें एक बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ से हमारे देश में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हुई। यानी कि जो हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ मिली वो 600 बीसी पहले हमें एक तो बौद्ध ग्रंथ और एक जैन ग्रंथ, इन 2 निकायों से हमें पता पड़ा। ठीक है, पहला था आपका बौद्ध ग्रंथ, दूसरा था जैन ग्रंथ। इसको बोलते हैं, बौद्ध ग्रंथ को अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ को बोलते हैं भगवती सूत्र। ठीक है, अब देखिए 600 ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का हमें पता लगा। किसके किसके उससे पता लगा हमें? तो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के, उससे हमें पता चला 16 महाजनपदों के बारे में, जो कि आपका अंगुत्तर निकाय है और भगवती सूत्र, इनसे हमें 16 महाजनपदों के बारे में पता चला। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो 16 महाजनपद हैं हमारे, इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हमारे, कितने? 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। और जो 16 महाजनपद हैं, इन्हीं महाजनपदों से जो है राजवंशों की शुरुआत हुई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो पाए गए थे, एक तो पहला कुरु, दूसरा पांचाल, तीसरा काशी, चौथा सूरसेन, वत्स, मल्ल, चेदी और कौशल। ये 8 महाजनपद थे जो कि उत्तर प्रदेश में ही पाए गए थे। आगे देखते हैं। अब इन महाजनपदों की राजधानियों के बारे में भी देखेंगे, महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। तो कुरु जो था उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और जो कि मेरठ या पश्चिमी उत्तर से दिल्ली तक का क्षेत्र क्या कहलाता था? कुरु कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स इतना तो पता चल गया होगा, जो कुरु था उसकी राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी, और जो इंद्रप्रस्थ या कुरु जो क्षेत्र था वो मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक का क्षेत्र क्या कहलाता था, कुरु कहलाता था। पांचाल की राजधानी आपका अहिछत्र और काम्पिल्य थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर, विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका काशी या वाराणसी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जब से बसा है, जो काशी है या वाराणसी है, जब से बसा है, जब से सिचुएटेड हुआ है, तब से ये एक भी बार अभी तक नष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए विश्व का प्राचीनतम इसे जीवित शहर के नाम से भी जानते हैं। और वरुण और अस्सी नदी के बीच स्थित है, इसीलिए इसे वाराणसी कहते हैं। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। वत्स की कौशाम्बी, मल्ल की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है, और कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या है। यहाँ एक बात और ध्यान रखेंगे कि पूछने को आ जाता है कभी कभी कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, यानी कि कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो है वाराणसी। भारत की सांस्कृतिक राजधानी या कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया इस वाराणसी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखिए, आगे ये भी पूछ सकता है आपसे, ये पूछा भी गया है कि भारत की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यानी कि भारत की प्रशासनिक राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। और भारत की वाणिज्यिक राजधानी यानी कि कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज मुंबई, भारत की वाणिज्यिक राजधानी जो है वो मुंबई कहलाती है। और भारत की विरासतीय राजधानी, हेरिटेज कैपिटल ऑफ इंडिया इज कोलकाता, भारत की विरासतीय राजधानी क्या कहलाती है, कोलकाता, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम बात करेंगे प्राचीन काल के बारे में, एंशियंट पीरियड के बारे में। तो देखिए प्राचीन काल, तो इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल में बांटा गया था एक तो। और प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसे कहा जाता है, मैं आपको बता दूं एक बार। तो एंशियंट हिस्ट्री यानी एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल, इसको बांटा गया प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल को किसका साक्ष्य से जानते हैं, फॉसिल्स के साक्ष्य से जानते हैं, यानी कि ऐसे अवशेष जो ऐसा काल यानी कि ऐसा पीरियड या ऐसा समय जो कि अवशेषों पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जो केवल अवशेषों पर आधारित हो। और इसको प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज, दूसरा कॉपर एज, ताम्र युग। और स्टोन एज को, पाषाण युग को भी तीन भागों में बांटा गया। पहला है आपका पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, नंबर सेकंड आपका मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल, नंबर थर्ड है आपका नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इनको बांटा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में, तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति यानी कि पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में अब हम यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसका एविडेंस, साक्ष्य जो था पहला, वो कहाँ से मिला हमें, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और ये कहाँ पर है, बेलन नदी घाटी से मिला था हमें पुरापाषाण कालीन संस्कृति का जो साक्ष्य था वो प्रयागराज यानी कि बेलन नदी घाटी से हमें प्राप्त हुआ था। दूसरा हमें सोनभद्र नदी से प्राप्त हुआ, जो कि सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुआ, सोनभद्र का हमें। तीसरा चंदौली का साक्ष्य हमें चकिया नामक स्थान से प्राप्त हुआ। और उत्तर प्रदेश के ही हमें बेलन घाटी से लोहदानाला से हमें मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बेलन घाटी से, जो कि उत्तर प्रदेश में लोहदानाला जगह है, वहाँ से हमें मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, आगे इसमें आग यानी कि फायर के आविष्कार के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन आग के इस्तेमाल की जानकारी लोगों के पास नहीं थी। यानी कि जो आग है उसके साक्ष्य तो हमें प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन आग के इस्तेमाल की जानकारी लोगों के पास उस समय पर नहीं थी, ऐसा हमें इतिहास में बताया गया है।
नंबर सेकंड, कृषि की जानकारी भी वहाँ पर नहीं थी। और नंबर थर्ड है आपका, कुछ कुछ स्थान पर पशुपालन के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नंबर फोर्थ है आपका, इस समय मनुष्य केवल शिकारी हुआ करता था, यानी कि ए मैन यूजुअली अ हंटर दैट टाइम। केवल मनुष्य शिकारी हुआ करता था, ना ही कृषि वगैरह कुछ नहीं, केवल और केवल शिकारी। अब बात करेंगे आपसे इसमें मेसोलिथिक पीरियड के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल में फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, यानी कि मानव कंकाल के प्रथम साक्ष्य जो थे हमें, या जिन्हें बोल सकते हैं हम अस्थि पंजर के प्रथम साक्ष्य जो थे हमें प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। मानव कंकाल यानी अस्थि पंजर के जो प्रथम साक्ष्य थे, यानी कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, हमें प्रतापगढ़ जिले के, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, उसके सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से हमें प्राप्त हुए थे। और हमें सराय नाहर से हमें 14 समाधान यानी कि 14 ग्रेवयार्ड्स के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, यानी कि जिनके सिर जो है वो पश्चिम दिशा की ओर हैं और पांव यानी कि पैर जो है वो पूर्व दिशा की ओर हैं। ऐसा साक्ष्य हमें सराय नाहर से मिला है, जहाँ से हमें 14 समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। आगे जो हम बात करने वाले हैं, अब बात करेंगे हम इसी में आगे कि झोंपड़ियों और मिट्टियों के बर्तन के जो साक्ष्य हैं, यानी कि झोंपड़ियाँ और मिट्टियों के बर्तन हैं, उनके साक्ष्य जो हैं प्रयागराज जिले के मेजा तहसील से हमें प्राप्त हुए हैं। झोंपड़ियों और मिट्टी के बर्तन के जो साक्ष्य हैं वो प्रयागराज जिले के मेजा तहसील से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे बात करेंगे हम नियोलिथिक पीरियड यानी कि नवपाषाण काल के बारे में। तो नवपाषाण काल में फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस यानी कि चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमको कोल्डी हवा प्रयागराज से मिले हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है कोल्डी हवा, जो कि प्रयागराज में है। वहाँ से हमें फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस यानी कि चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रयागराज से हमें औजार और हथियारों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ये पूछने को आ सकता है कि औजार और हथियारों के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड और प्रयागराज से हमें औजार और हथियारों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखिए। आगे हम बात करें कॉपर एज यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में अगर बात की जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यता यानी कॉपर एज में हमें आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है आपका, वहाँ से हिंडन नदी से कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए थे। आलमगीर यानी कि मेरठ से भी हमें हिंडन नदी से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और बड़ा गांव एवं हुलास से, जो कि आपका सहारनपुर का ज़िला है, बड़ा गांव और हुलास ये सहारनपुर का ज़िला है, यहाँ से भी हमें साक्ष्य जो हैं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब आगे बात करें प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसका समय था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से सबसे पूर्व स्थल यानी कि मोस्ट ईस्टर्न साइट यानी कि जो कि आलमगीरपुर है, जो कि मेरठ में पड़ता है, इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। और आलमगीर की खोज जो है 1958 ईस्वी में की गई थी और इसके खोजकर्ता थे YD शर्मा यानी कि यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने आलमगीरपुर की खोज की थी। और मेरठ को क्या कहते हैं? मेरठ को बैंक ऑफ हिंडन रिवर यानी कि बैंक ऑफ हिंडन रिवर के नाम से मेरठ को जाना जाता है। और बैंक ऑफ हिंडन रिवर यानी कि हिंडन नदी से ही मनुष्य के द्वारा कपास की कृषि किए जाने के साक्ष्य में प्राप्त हुए थे, यानी कि एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस। कपास की मिले थे, तो एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन, यानी कि मनुष्य के द्वारा कपास की कृषि किए जाने के साक्ष्य हमें
हिंडन नदी के किनारे पर प्राप्त हुए थे साक्ष्य के रूप में। आगे बात की जाए आपकी तो जो हड़प्पा सभ्यता है आपकी, जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन है, वो ज़्यादातर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में एग्जिस्ट किया करती थी और इसके ज़्यादातर स्थल जो हैं पंजाब, बलूचिस्तान, गुजरात, हरियाणा में स्थित हैं। लेकिन इसके सबसे पूर्वी स्थल की बात करें तो पश्चिमी गंगा तट तक या केवल मेरठ के आलमगीरपुर के हिंडन नदी के किनारे तक हड़प्पा सभ्यता के एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए थे। इसी में आगे बात करें हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल के बारे में, तो ऐतिहासिक काल की शुरुआत तब से मानी जाती है जब मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया था। जो हमारा हिस्टोरिक पीरियड है उसकी जो शुरुआत है वो तब से मानी जाती है जब मनुष्य ने लोहे का आविष्कार किया था। तो 1000 BC में, 1000 ईसा पूर्व, इन्वेंशन ऑफ आयरन यानी कि लोहे का आविष्कार जो था वो 1000 BC पहले हुआ या 1000 BC में हुआ। 1000 BC में आपका लोहे का आविष्कार हुआ और यूजेज ऑफ आयरन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 600 BC, और लोहे का इस्तेमाल जो है वो लगभग 600 ईसा पूर्व में किया गया। और प्रथम एविडेंसेस ऑफ आयरन यानी कि लोहे के प्रथम साक्ष्य जो थे वो आपके 1000 BC में अतरंजी खेड़ा जो कि कासगंज उत्तर प्रदेश में है वहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। यानी कि लोहे के प्रथम साक्ष्य जो हैं उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा जो कासगंज के पास है वहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए आपकी तो 600 ईसा पूर्व के 16 महाजनपद यानी कि 8 महाजनपद एग्जिस्ट इन उत्तर प्रदेश। 600 ईसा पूर्व के जो 16 महाजनपद हैं उनमें से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट किया करते थे। और 8 महाजनपदास ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद ये हैं। आपका पहला कौशल है, ठीक है, जो कि वर्तमान में अवध है, ठीक है। और इसका नॉर्थन जो कैपिटल थी वो अयोध्या यानी कि साकेत के नाम से भी अयोध्या को जाना जाता है। और नॉर्थन कैपिटल जो थी वो अयोध्या थी जिसे साकेत के नाम से भी जानते हैं, और साउथर्न जो थी वो श्रावस्ती थी। दूसरा आपका कुरु जो कि मेरठ दिल्ली तक का क्षेत्र है और इसकी कैपिटल इंद्रप्रस्थ थी, और इंद्रप्रस्थ ही दिल्ली का क्या था, प्राचीन नाम। प्राचीन नाम किसका था, दिल्ली का। पांचाल, पांचाल बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वो पांचाल कहलाता है। और पांचाल की जो कैपिटल थी वो थी आपकी उत्तरी राजधानी इसकी थी अहिछत्र, और इसकी दक्षिणी राजधानी काम्पल्य थी। इसके बाद बात करें शूरसेन की, तो शूरसेन जो है मथुरा आगरा का जो क्षेत्र है वो शूरसेन कहलाता है, और इसकी कैपिटल शूरसेन की थी मथुरा। मथुरा किसकी राजधानी थी, शूरसेन की राजधानी थी मथुरा। आगे बात करें हम वत्स, अगला है आपका वत्स, और वत्स जो है प्रयागराज को बोला जाता है और इसकी राजधानी थी वो कौशम थी। वर्तमान क्षेत्र जो है वो कौशाम्बी है, ठीक है फ्रेंड्स। मल्ल जो है, मल्ल देवरिया और गोरखपुर का जो क्षेत्र है उसको मल्ल बोला जाता था। और कुशीनगर मल्ल यानी देवरिया गोरखपुर जो मल्ल है वहाँ पे कुशीनगर जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। यानी कि यहीं से हमें साक्ष्य मिले हैं। देवरिया गोरखपुर जो आपका मल्ल कहलाता है क्षेत्र, वहीं से कुशीनगर पड़ता है, वहीं बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। आगे है आपका काशी, तो काशी जो है वाराणसी को कहा जाता है और विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर भी वाराणसी आपका कहलाता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। 8वां है आपका चेदी जो कि बांदा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब गौतम बुद्ध के बारे में देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बारे में देखिए, तो गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ बताया गया है कि इन्होंने फर्स्ट प्रीचमेंट यानी कि प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में, प्रथम उपदेश सारनाथ यानी कि वाराणसी में दिया था। और इनके प्रथम उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन इनके प्रथम उपदेश को कहा गया था। और इन्होंने पहला उपदेश जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि सारनाथ में प्रथम उपदेश इन्होंने
दिया था। और सर्वाधिक उपदेश जो थे वो इन्होंने श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए, इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो थे वो श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए थे। आगे देखिए, और सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में, यानी कि जो समय आप जानते हैं कि वर्षा काल है, ग्रीष्म काल है, शीतकाल है, तो उनमें से जो वर्षा काल है तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल जो है वो कौशल में बिताया था। और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म हुआ था, महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी और मृत्यु भी इनकी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बुद्ध का पालना कहा गया उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश का पालना, या सॉरी, बुद्ध का पालना किसको कहा गया? उत्तर प्रदेश को, क्योंकि जो इन्होंने ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में ही निवास किया था। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया और बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहा गया, बुद्ध की मृत्यु और उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। आगे देखिए, कुशीनगर की बात की जाए तो अशोक का जो 8वां शिलालेख कनिष्क के सिक्के, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान और हुएनसांग का विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ? कुशीनगर से। अशोक का 8वां शिलालेख, कनिष्क के सिक्के, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान और हुएनसांग का विवरण, यानी कि 8th स्टोन एडिक्ट ऑफ अशोक, कॉइन्स ऑफ कनिष्क और द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमस चाइनीज ट्रेवलर्स फायान एंड हुएनसांग हैव बीन फाउंड फ्रॉम कुशीनगर। दूसरा इसमें बात किया जाए, अयोध्या इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू पुष्यमित्र शुंग। अयोध्या अभिलेख जो है वो पुष्यमित्र शुंग से रिलेटेड है या संबंधित है। और शुंग वंश का जो संस्थापक था वो भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश का संस्थापक या शुंग वंश का संस्थापक जो था भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश कहलाया। और पुष्यमित्र जो था उसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे और इसकी जानकारी हमें मिलती है अयोध्या अभिलेख से। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उन यज्ञ के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है? अयोध्या अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अयोध्या का प्राचीन नाम जो था वो अयाजसा था। क्या था? अयाजसा। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। आगे देखिए, और आगे बात की जाए तो प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र यानी कि द मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म इन एंशिएंट पीरियड वाज मथुरा। तो प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो था वो मथुरा था। और फ्रेंड्स आगे बात की जाए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुआ करते थे और जिनमें से 5 जो है वो अयोध्या में 5 का जन्म हुआ था। ठीक है, 5 वर बॉर्न इन अयोध्या, यानी कि 5 का जन्म अयोध्या में हुआ। पहले तीर्थंकर जो थे जिनका नाम था ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजीत नाथ थे और चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ थे और 5वें सुमित नाथ थे और 14वें तीर्थंकर जो थे अनंतनाथ थे। अब आप कह रहे होंगे कि 5 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 14वां, ऐसा यहाँ पे इसलिए बताया गया है क्योंकि ये 5 तीर्थंकर ऐसे थे, इनके नंबर की बात नहीं की जा रही है, इनके जन्म की बात की जा रही है कि ये 5 तीर्थंकर ऐसे थे जिन्होंने अयोध्या में इनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ। ये 5 तीर्थंकर ऐसे थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे अभिनंदन नाथ, चौथे सुमितनाथ और 5वें अनंतनाथ। और 2 वर बॉर्न इन वाराणसी, और 2 का जन्म जो है वाराणसी में हुआ जो कि 7वें तीर्थंकर कहलाए और 13वें तीर्थंकर कहलाए। तो 7वें तीर्थंकर थे सुपार्श्वनाथ और 13वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि 2 इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। आगे देखिए, आगे बात की जाए कौशाम्बी की। किसकी?
कौशाम्बी। तो छठे तीर्थंकर, सिक्स्थ तीर्थंकर जो थे पद्म प्रभु जो थे वो कौशाम्बी में उनका जन्म हुआ। और श्रावस्ती में तीसरे तीर्थंकर यानी कि शंभवनाथ का जन्म हुआ। अब बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन का जो समय था वो 606 से लेकर के 647 तक चला। तो हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। हर्षवर्धन जो था पुष्यभूति वंश का शासक था या वर्धन वंश का शासक था। और लास्ट हिंदू रूलर कौन कहलाता था? अंतिम हिंदू राजा भी हर्षवर्धन ही कहलाता था। ठीक है। और इसकी सेकंड कैपिटल जो थी वो कन्नौज थी। कन्नौज, जिसका दूसरा नाम था महोदय श्री या महोदय नगर। कन्नौज का दूसरा नाम था महोदय श्री या महोदय नगर। और कन्नौज का प्राचीन नाम जो था कान्यकुब्ज था। क्या था? कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। और कन्नौज पर सर्वाधिक शासन जो था वो गुर्जर और प्रतिहारों ने किया था। किसने किया था? गुर्जर और प्रतिहारों ने। आगे देखिए, 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुइनसांग का आगमन हुआ। और हुइनसांग का आगमन जो था हुआ, उसके बाद इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था CU की। पुस्तक का नाम था CU की। और इसका जो साक्ष्य है CU की का वो अतरंजी खेड़ा को कहा गया। ठीक है, CU की अतरंजी खेड़ा, इसका अतरंजी खेड़ा को कहा गया पीलोशान। इस पुस्तक में जो हमें पता चला है अतरंजी खेड़ा के बारे में, तो अतरंजी खेड़ा को इसमें कहा गया है पीलोशान। ठीक है, अतरंजी खेड़ा को क्या कहा गया है? पीलोशान। अतरंजी खेड़ा को इस CU की बुक में कहा गया है। और अतरंजी खेड़ा से ही लोहे के प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए। और हर्षवर्धन हम बात कर रहे थे हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन को दक्षिण भारत या बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत या बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। फिर 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने। 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। प्रयागराज की बात की जाए, जिसे प्रेजेंट में आप इलाहाबाद बोलते हो, तो अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो रानी कारूबाकी के द्वारा दान करने का उल्लेख है, जिसमें रानी का अभिलेख कहा जाता है जिसको। और अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरसेन द्वारा उससे इसको प्राप्त किया गया है। अशोक का प्रयाग स्तंभ लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरसेन ने जो की है उससे साक्ष्य मिला है। और हरसेन के एक राजकवि थे जिनका नाम था समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश के थे। और समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन भी किया है राजकवि ने। आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए आपकी, तो गढ़वा और प्रयागराज के बारे में बात की जाए तो 2 इंस्क्रिप्शंस यानी कि 2 अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त हुए हैं। और कुमारगुप्त के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो गुप्त काल में हैं। कुमारगुप्त के जो सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो गुप्त काल में प्राप्त हुए हैं। और एक इंस्क्रिप्शन जो है वो स्कंदगुप्त का भी प्राप्त हुआ है। अभिलेख किसको कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि पत्थरों पर या मेटल्स पर, लकड़ियों पर, गुफाओं में, रॉक्स पर हमें जितनी भी स्क्रिप्ट यानी कि लिपियाँ मिली हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। और भारत में सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसिप द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। आगे बात की जाए इनर केव इंस्क्रिप्शंस की यानी कि भीतरी गुहा अभिलेख की, तो ये गाजीपुर से हमें स्कंदगुप्त यानी कि लास्ट ग्रेट रूलर के बारे में प्राप्त हुए हैं। और भीतरी गुहा अभिलेख जो है गुप्त काल में हुए हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारियां हमें इससे प्राप्त हुई।
यानी कि जो भीतरी गुफा अभिलेख है वो गाजीपुर से हमें इसके साक्ष्य मिले और ये स्कंदगुप्त के समय की अभिलेख है। और भीतरी गुफा अभिलेख जो है गुप्त काल में हुए हूणों के आक्रमण के बारे में हमें जानकारियाँ देती है, यानी कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ हूण अटैक ऑन गुप्त डायनेस्टी। आगे देखिए, आगे बात की जाए हूणों के बारे में, तो हूणों का जो रूलर था इतिहासकारों ने मलेक्ष को बताया है। हूणों का जो रूलर शासक था मलेक्ष था और मलेक्ष तोरमड डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त। इतिहासकारों ने मलेक्ष रूलर बताया है। मलेक्ष का जो रूलर था वो तोरमड था और इसको डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के द्वारा इसको हराया गया था। तो गुप्त काल का कौन सा शासक था जिसे हूणों या मलेक्षों का विनाशक कहा जाता है? तो स्कंदगुप्त को। क्वेश्चन आ गया है, ये कई बार पूछा गया है कि जो गुप्त काल का कौन सा शासक है जिसे हूणों का या मलेक्षों का विनाशक कहा जाता है? तो स्कंदगुप्त को कहा जाता है। और आगे बात की जाए तो फर्स्ट टेम्पल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम मंदिर जो कि गुप्त काल में बना, जिसे कहते हैं दशावतार मंदिर। किसका? दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ के बारे में बात की जाए तो देवगढ़ से हमें चंदेल शासकों के अभिलेख भी मिले हैं। अब गुप्त काल में अगर बात की जाए तो गुप्त काल से हमें भीतरी गांव वाला मंदिर, इसके साक्ष्य मिले हैं जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में है। और भीतरी गांव वाला मंदिर जो है वो पूरा का पूरा ईंटों द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे बात की जाए तो आगे देखिए, भीतरी गांव वाला मंदिर का निर्माण जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। कब करवाया? 380 से लेकर के 413 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी यही था, यानी कि महानतम शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। और प्रथम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो कौन था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, कि जिसने प्रथम सबसे पहले जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे बात की जाए आजीवक संप्रदाय धर्म के बारे में, तो आजीवक संप्रदाय धर्म का जो संस्थापक था वो मखली गोसाल था, और जिसका जन्म स्थान क्या था? श्रावस्ती। मखली गोसाल को ही आजीवक संप्रदाय धर्म का संस्थापक माना जाता है, जिसका जन्म स्थान जो था, जिसका जन्म हुआ श्रावस्ती में हुआ। और आजीवक संप्रदाय धर्म को भाग्यवादी धर्म मानते हैं या भाग्यवादी धर्म था। जो आजीवक संप्रदाय धर्म था वो भाग्यवादी धर्म के नाम से भी जाना जाता था। और इस आजीवक संप्रदाय धर्म को मौर्य वंश का द्वितीय शासक बिंदुसार, जो कि आजीवक संप्रदाय धर्म का अनुयायी था, यानी कि मौर्य वंश का सबसे पहला ऐसा शासक था, द्वितीय शासक बिंदुसार, जो कि आजीवक संप्रदाय धर्म का अनुयायी था। सारनाथ उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो यहाँ से धमेक स्तूप के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि मौर्य वंश के समय का है। और हम जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है, जिसका निर्माण भी अशोक ने करवाया था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट का हम वेट करेंगे और रिप्लाई भी करेंगे, जिससे कि आगे आने वाले मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश का वीडियो भी अच्छे से हम कवर करवाने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।